तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंश। ये जो टॉपिक है वो आपके रीट एसएसटी के सिलेबस में नया जोड़ा गया है। पिछली क्लास में हमने गुहिल वंश के विषय में बातें की थी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं राठौड़ वंश को। और राठौड़ जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हम मानते हैं राष्ट्रकूट से। अगर आपसे पूछा जाए राठौड़ शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है तो वो राष्ट्रकूट शब्द से मानी गई है। दोस्तों इस क्लास में हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास में समय कम है इसलिए हमने जो फोकस रखेंगे वो मेन पॉइंट्स पर ही रखेंगे। दोस्तों वैसे तो हिस्ट्री में बहुत सारी कहानियां हैं तो हम उन कहानियों के आनंद का परित्याग करते हुए केवल फोकस करेंगे फैक्ट पर जो पढ़ने में कठिन होते हैं। लेकिन दोस्तों परीक्षा में आपसे फैक्ट ही पूछे जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एक पूरी तरह से फैक्चुअल सब्जेक्ट है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी शाखाएं थी और उनके संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है मारवाड़। राठौड़ों की मारवाड़ की जो शाखा थी उसके संस्थापक स्वीकार किए जाते हैं राव सिंहा। बीकानेर की जो शाखा है हमारी उसके संस्थापक माने जाते हैं राव बीका। और किशनगढ़ की शाखा के संस्थापक हम किशन सिंह को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे हम बात करें मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ों के विषय में। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले हमारे जो शासक आते हैं वो है राव सिंहा। राव सिंहा 1240 से 1273 का इनका समय माना जाता है। और ये कौन थे दोस्तों तो ये कनौज नरेश जयचंद गहड़वाल के भतीजे हुआ करते थे। इनके समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम या फिर हम कहें कि इनमें से क्वेश्चन कौन सा बनता है तो वो सबसे पहला आता है लाखा झमर का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था ये धौला चौतरा स्थान नामक स्थान पे हुआ था जो कि पाली में है। लाखा झमर युद्ध जो है कहाँ हुआ था दोस्तों धौला चौतरा नामक स्थान पाली में हुआ था। और इसमें परास्त हुए थे दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद परास्त हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में जो अगला इसका फैक्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का अगर आपसे पूछा जाए मूल पुरुष कौन है, आदि पुरुष कौन है या फिर संस्थापक कौन है तो उसमें केवल राव सिंहा का ही नाम आता है। दोस्तों यहाँ से इसमें से जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है लाखा झमर युद्ध है और मारवाड़ के राठौड़ वंश के मूल पुरुष आदि पुरुष या फिर संस्थापक की बात करें तो राव सिंहा का नाम आता है। उसके बाद में दोस्तों कुछ और शासक भी हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आते हैं रावचूड़ा पे। रावचूड़ा का जो समय रहा है 1384 से लेकर के 1423 तक का इनका टाइम पीरियड आता है। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी बात आती है वो ये है कि मारवाड़ राज्य में सामंत प्रथा की शुरुआत चूड़ा के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ राज्य में, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं मारवाड़ की बात कर रहा हूं, तो मारवाड़ राज्य में सामंत प्रथा की जो शुरुआत की गई थी वो चूड़ा के द्वारा की गई थी। जबकि ये फली फूली यानी पल्लवित कब हुई, राव जोधा के समय हुई थी। हम देखिएगा राव चूड़ा ने देखिए विवाह किया मोहलानी रानी किशोर कुंवरी से और इसी विवाह के दौरान चूड़ा को जो है मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान मिला था दोस्तों, मंडोर जो है वो इन्हें दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। मोहलानी रानी के प्रभाव में ये बहुत ज़्यादा आते हैं और इसी कारण से कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। इससे रणमल जो है वो असंतुष्ट हो जाता है। रणमल को हमने मेवाड़ के अंदर भी देखा था दोस्तों, बड़े अच्छे से हमने उसको डिस्कस किया था। तो रणमल मेवाड़ महाराणा लक्ष्य सिंह की शरण में अपनी बहन के साथ पहुंच जाता है। जो हंसाबाई का विवाह होता है लाखा के साथ में वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। नारियल किस प्रकार से जाता है वो कहानी भी हमने देख ली थी दोस्तों। यहाँ पर उसे गणला की जागीर प्राप्त होती है। तो उत्तराधिकारी तो किसे घोषित किया जाता है, कान्हा को घोषित किया जाता है। लेकिन रणमल जो है वो इससे संतुष्ट होकर के लक्ष्य सिंह की शरण में चला जाता है। कान्हा जो है उसने शासन किया 1423 से लेकर के 1427 तक इसका शासनकाल रहता है कान्हा का। उसके बाद में रणमल राठौड़ जो है वो अपनी सत्ता संभाल लेता है। 1427 से 38 तक का जो टाइम पीरियड है वो राव रणमल राठौड़ का माना जाता है। लक्ष्य सिंह के सहयोग से ये अपने मूल स्थान यानी मंडोर को फिर से प्राप्त करता है दोस्तों। 1438 में चित्तौड़ में महाराणा कुंभा के काल में भारमली कुंभा जो है भारमली के साथ में मिलकर के षड्यंत्र करता है और शराब पिला करके रणमल की हत्या कर दी जाती है या फिर उसको विष दे दिया जाता है। दोनों ही बातें आती हैं दोस्तों। लेकिन भारमली के साथ में षड्यंत्र के द्वारा रणमल
को विष देकर के उसका अंत कर दिया जाता है। तो ये थी राव रणमल राठौड़ की कहानी। और एक समय ऐसा था कि रणमल का जो अधिकार था वो मेवाड़ में भी काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था दोस्तों। राव जोधा की बात करें तो 1438 से 1489 तक का काफ़ी लंबा पीरियड इनका आता है दोस्तों। 1438 में मेवाड़ के चूड़ा ने कुंभा के काल में मंडोर पर आक्रमण किया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1438 की बात है। मेवाड़ के चूड़ा ने जो अपने मेवाड़ का चूड़ा था कुंभा के काल में मंडोर पर आक्रमण करता है। राव जोधा भागकर काहुनी यानी कौनी बीकानेर गांव में भाग जाता है। वहां पर जाकर के इसको शरण लेनी पड़ती है। फिर देखिएगा, जब हमने कहा रणमल की जब हत्या होती है दोस्तों, तो उसके बाद में रणमल की जब हत्या होती है तो उसके बाद में जोधा पर भी संकट आता है दोस्तों। और ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में काफ़ी लंबा संघर्ष चलता रहता है सीमा विवाद को लेकर के। हंसाबाई जो इनकी दादी थी वो फिर इनको क्या करती है दोस्तों, समझाती है और इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम आवल बावल की संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आवल बावल की जो संधि है उसके द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण का मुख्य बिंदु जो था वो कौन सा था, सोजत था दोस्तों। तो आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य होती है दोस्तों। जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जोधा सिंह के द्वारा की गई थी। मई 1459 का टाइम पीरियड अपने मानते हैं। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। ये हमने पढ़ा अभी। 1453 में कुंभा और जोधा के मध्य आवल बावल की संधि होती है दोस्तों। और इस संधि के तहत जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में करता है। राव जोधा द्वारा अपने पुत्रों और प्रमुख सरदारों में राज्य बांटने के कारण जोधा को मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक स्वीकार किया जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन है तो हम राव जोधा को मानते हैं दोस्तों। कुछ बातें इसकी पहले भी हमने डिस्कस की हैं। इसी नीति के परिणाम स्वरूप बीका जो है वो बीकानेर राज्य की स्थापना करता है। फिर आते हैं हम राव सातल देव के लिए। राव सातल देव जो है वो गुड़ला त्यौहार के लिए जाना जाता है दोस्तों। विशेषतः 1489 से 1492 तक का टाइम है। ये अजमेर के मुस्लिम सेनापति गुड़ले खां को मारकर उसकी पुत्री गिंदोली को सातल देव जो है वो अपनी दासी बना लेता है। गुड़ले खां, देखिए गणगौर का त्यौहार होता है। 140 कन्याएं जो है वो गणगौर की पूजा कर रही होती है। इस समय ये इसको उठा करके ले जाता है तो फिर सातल देव उनको बचा करके लाता है। साथ ही साथ गुड़ले खां को मार देता है और उसकी पुत्री जो गिंदोली है उसको अपनी दासी बना लेता है दोस्तों। और गिंदोली जो है अपनी पिता की याद में जोधपुर में गणगौर के दौरान मनाए जाने वाले गुड़ला त्यौहार को आरंभ करते हैं। तो गुड़ला त्यौहार वहीं मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं राव गांगा के विषय में, जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट शासक है दोस्तों। 1515 से 1531 का टाइम पीरियड इनका आता है। गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को साथ देने हेतु खानवा के युद्ध में भेजा था दोस्तों। ये हमने खानवा के युद्ध के दौरान भी देखा था कि मालदेव जो है वो खानवा के युद्ध में भाग लेता है। गांगा की मृत्यु शराब के नशे में महल से गिरने के कारण होती है और ऐसा भी माना जाता है कि मालदेव ने उसे धक्का भी दिया था दोस्तों। कारण जो भी रहा हो, गांगा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राव मालदेव के विषय में, जिनका समय 1532 से 1562 का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक रहे दोस्तों। इनका राज्याभिषेक हुआ था सोजत यानी पाली के अंदर 1532 में 21 मई को। और दोस्तों इनके उपनामों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो फारसी इतिहासकार इसे कहते हैं हशमत वाला शासक। बदायूनी खां इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहते हैं और फरिश्ता जो है इसे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा भी कहते हैं दोस्तों। तो इन नामों के हिसाब से ही आप देख सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट शासक रहे होंगे। उमा दे कौन थी दोस्तों? तो ये मालदेव की पत्नी थी जो प्रसिद्ध हुई थी रूठी रानी के नाम से। और ये वास्तव में कौन थी? ये जैसलमेर के राजा राव लूणकरण भाटी की पुत्री हुआ करती थी। साहिबा या पाहिबा का युद्ध
1542 में बीकानेर में होता है, राव जेत से पराजित होता है इसके अंदर। इसके बाद में दोस्तों झाली रानी स्वरूपदे, ये इंपॉर्टेंट है, झाली रानी थी इनकी स्वरूपदे, उसी के प्रभाव में आकर कुंवर चंद्र सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, जो मालदेव के राज्य में गृह युद्ध का कारण बनता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है हमारा युद्ध, वो है गिरी सुमेल का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था दोस्तों। 5 जनवरी 1544 डे, इसका आपको याद रखना होगा, जेतारण पाली में हुआ था। इसे सामेल युद्ध, जेतारण युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेरशाह के हाथों मालदेव जो है वो पराजित हो गया था। युद्ध में जेता और कुंपा, अगर आपसे पूछा जाए कि जेता और कुंपा का संबंध किससे है, तो मालदेव से है। जेता और कुंपा शहीद हो गए थे। जलाल खां जुलानी शेरशाह सूरी का सेना नायक था। शेरशाह सूरी का सेना नायक कौन था? जलाल खां हुआ करता था, जिसे निर्णायक मोड़ पर शेरशाह को सैन्य सहायता देकर विजय दिलवाने का कार्य किया था दोस्तों। अन्यथा जो मालदेव है वो भी बड़ी वीरता और बहादुरी के साथ में लड़े थे दोस्तों, और एक बार तो इनकी हालत ही खराब हो जाती है। इस युद्ध को राजस्थान का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। अगर आपसे पूछा, बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान का निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है दोस्तों। और इसी के कारण शेरशाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का तख्त दांव पर लगा दिया था, या कहें कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाहत खो बैठता। ये लाइन जो है वो शेरशाह की है, इसी युद्ध के लिए कही जाती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। मालदेव इस युद्ध में हार जाता है और हार के बाद में वो सिवाना दुर्ग में शरण लेता है। फिर उसके बाद में देखिएगा हरमाड़ा युद्ध की बात करते हैं। 24 जनवरी 1557 का टाइम है। रंगराय नामक वेश्या को लेकर महाराणा उदय सिंह और हाजी खां मेवात के मध्य विवाद हो जाता है। कुंभलगढ़ का हार का बदला लेने के लिए मालदेव ने हाजी खां का मेवात का सहयोग कर उदय सिंह को पराजित किया था दोस्तों। कुंभलगढ़ की हार का बदला लेने के लिए जो है उदय सिंह को वो पराजित करता है, किसकी सहायता से? हाजी खां मेवात के सहयोग से दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं राव चंद्र सिंह राठौड़ की। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1562 से 1581 का इनका टाइम पीरियड मानते हैं, और ये ऐसा पहला राजस्थान का वीर था जिसने अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता को चुनौती दी थी दोस्तों, और ये कहा था कि मैं स्वाधीनता स्वीकार नहीं करूँगा दोस्तों। तो मारवाड़ का प्रताप कहते हैं इन्हें, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, विस्मृत या फिर भूला बिसरा राजा के नाम से इन्हें पुकारा जाता है दोस्तों। तो जैसा प्रताप के साथ में हुआ वैसा ही इनके साथ में भी हुआ, और ये काफ़ी लंबे समय तक जो है अकबर के साथ में संघर्ष करते रहते थे। 1564 की बात है। अकबर के सेनापति थे हुसैन कुली खां के द्वारा जो है जोधपुर पर अधिकार कर लिया जाता है, और इसके बाद चंद्रसेन जो है सर्वप्रथम बद्राजूण पाली में शरण लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि जो है चंद्रसेन है उसने कहाँ पर शरण ली थी दोस्तों? कहाँ ली थी? भद्राजूण में शरण ली थी। 1576 में शाहबाज खां सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। अकबर 30 अक्टूबर 1572 को राय सिंह जो कि बीकानेर का था उसको जोधपुर का प्रशासन सौंपता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अकबर ने जोधपुर का प्रशासन किसे सौंपा था दोस्तों? तो किसे सौंपा था? राय सिंह को सौंपा था दोस्तों। फिर देखिएगा नागौर दरबार, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। 30 अक्टूबर 1572 का समय है ये, और इसका आयोजन अकबर के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राजपूताने को मुगल अधीनता में लेकर के आना। रावचंद्र सेन नागौर दरबार में उपस्थित तो होता है, लेकिन अपने भाइयों राम सिंह राठौड़ और उदय सिंह राठौड़ को वहाँ उपस्थित देखता है और भाई के विरुद्ध खड़ा करने की मुगल नीति को देखता है, तो इसलिए वो अकबर से बिना मिले ही वापस लौट जाता है। उसे अपनी तौहीन समझता है और वापस आ जाता है दोस्तों। 11 जनवरी 1581 में सारण पाली में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। तो ये एक इस रूप में जाने जाते हैं चंद्रसेन, जो ताउम्र अकबर से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे थे। ये नामों की चर्चा आपने कर चुके हैं। मारवाड़ का प्रताप, राणा प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा इन्हें कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जोधपुर का पहला ऐसा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे दोस्तों। उससे पहले वैवाहिक संबंध नहीं थे। उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ में किया था। इसे जगत गोसाई या जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। खुर्रम का जन्म जो है वो इसी से हुआ था। 1595 में लाहौर में मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो मोटा राजा उदय सिंह को केवल इसीलिए जाना जाता है।
फिर आते हैं राजा गद सिंह 1619 से 1638 का टाइम है। जिन इम्पोर्टेंट शासक हैं उन्हीं की अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों। जहांगीर इसे 1621 में दल थम्बन की उपाधि देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दल थम्बन किसे कहा गया तो गद सिंह को कहा गया, और ये उपाधि देने वाले कौन थे? ये जहांगीर थे। गद सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह को नागौर की जागीर प्रदान कर दूसरे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था दोस्तों। तो गद सिंह ने क्या किया, अमर सिंह को तो नागौर की जागीर दे दी जो कि बड़ा पुत्र था, लेकिन दूसरा जो पुत्र था जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से जो है वो नाराज हो जाता है अमर सिंह, और अमर सिंह जो है किस लिए जाना जाता है वो क्योंकि उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित हो जाता है और वो शाहजहां के दरबार में जाता है। वहाँ से बादशाह उसे नागौर की जागीर पर बहाल कर देता है। अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य जखमणिया गांव में की सीमा को लेकर के एक युद्ध होता है जिसे मतीरे की राट कहते हैं दोस्तों। जो किसान था तो उसकी जो मतीरे की बेल थी वो दूसरी सीमा में चली जाती है, इसलिए मतीरे को लेकर के झगड़ा होता है और वो रियासतों तक पहुंच जाता है। अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य ये युद्ध होता है जिसे मतीरे की राट कहते हैं दोस्तों। 1644 में ही अमर सिंह जो है मुगल दरबार में सलावत खां द्वारा गंवार कहे जाने पर, यानी मुगल दरबार के अंदर सलावत खां है जो अमर सिंह की हरकतों के कारण उसे गंवार कह देता है, उसे गुस्सा आ जाता है और बड़े दरबार में उसकी हत्या कर देती है। इसी झड़प में वह स्वयं भी मारा जाता है, उसकी खुद की मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार से अमर सिंह का अंत हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में जो शासक है हमारे सामने इम्पोर्टेंट वो है महाराजा जसवंत सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1678 तक का इनका टाइम है दोस्तों। इनका जो राज्याभिषेक है वो 1638 में आगरा में हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है। शाहजहां जो है उनके द्वारा इन्हें महाराजा की उपाधि दी गई थी दोस्तों। अब देखिए शाहजहां के पुत्र जो थे उनके मध्य उत्तराधिकार युद्ध होता है, संघर्ष होता है। तो जसवंत सिंह जो है वो किसका साथ देता है? दारा सिकों का साथ देता है। और धर्मत का युद्ध हुआ था इनके मध्य, तो वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। धर्मत कहाँ है? तो धर्मत उज्जैन में है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इस युद्ध में केंद्रीय सेना का नेतृत्व महाराजा जसवंत सिंह और कासिम खां के द्वारा किया जाता है, लेकिन विजयी रहता है औरंगजेब। धर्मत के युद्ध में पराजित हो गया और पराजित होने के बाद में जसवंत सिंह जोधपुर आया तो उसकी हाड़ी रानी जसवंत देव ने किले के द्वार बंद कर दिए थे दोस्तों। तो ये भी चूड़ियाँ पहनने वाली बात थी उनके लिए, और इसलिए इन्होंने गेट भी बंद कर दिए थे जसवंत देव ने। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किस युद्ध के बाद में? तो धर्मत के युद्ध के बाद में दोस्तों। फिर देखिए आता है अगला खजुआ या इलाहाबाद का युद्ध, 1659 का है। इस युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब की ओर से शामिल हुआ, लेकिन युद्ध के दौरान सुजा से मिल जाता है और फिर से पराजित होता है दोस्तों। दोराई या अजमेर का युद्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1659 का है। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। दारा को कैद करके कंकनवाड़ी जो अलवर का किला है उसमें रखा जाता है। तो दोराई अजमेर का युद्ध आपको विशेषतः याद रखना है। काबुल की सूबेदारी के दौरान 28 नवंबर 1678 को जामरूद या फिर जामरूत लिखा है, एक ही बात है, अफगानिस्तान में जसवंत सिंह का देहांत हो जाता है दोस्तों। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था दरवाजा कुफ्र शिकस्त, यानी धर्म विरोध का दरवाजा जो है वो टूट गया। किसके लिए कहा था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये लिखते भी थे, इनकी रचनाएं हैं। भाषाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। इनके दरबारी विद्वान थे दलपति मिश्र, जसवंत विलास, नरहरिदास, अवतार चरित्र, रामचरित्र कथा इनके द्वारा लिखी गई थी। दलपति मिश्र जो है इनके द्वारा जसवंत विलास लिखी गई थी, नरहरिदास के द्वारा अवतार चरित्र और रामचरित्र कथा लिखी गई थी दोस्तों। इनके द्वारा निर्माण जो करवाया गया था जाम सागर, कल्याण सागर, रायका बाग, जसवंतपुरा, तो ये इनके द्वारा कराए गए देखिए निर्माण है। और इनके समय में थे मोहनोद नैणसी, ये जसवंत सिंह के दीवान नियुक्त किए गए थे दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं महाराजा अजीत सिंह राठौड़ के विषय में। ये दुर्गादास के कारण जाने जाते हैं दोस्तों। तो दुर्गादास ये 30 वर्षीय युद्ध के कारण इन्हें अपनी शासन का अधिकार नहीं मिल पाया था दोस्तों। तो दुर्गादास राठौड़ इनको सत्ता दिलवाने में काफ़ी कठिन प्रयास करते हैं। दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राठौड़ों ने अजीत सिंह को औरंगजेब की जेल से निकाला और जोधपुर का शासक बनाने और मारवाड़ को मुगल अधिकार से मुक्त कराने के लिए एक लंबा संघर्ष किया था, जिसे 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है दोस्तों। अजीत सिंह को दिल्ली से बाहर निकालने में अजीत सिंह के 2.5 माह गोरा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी प्रकार से
जो है बलिदानी दी जाती है, जैसे पन्ना धाय ने दी थी दोस्तों। तो ये गोरा धाय जो है इसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है। दुर्गादास जो है उसे अजीत सिंह को कैद से मुक्त करवाता है। मुक्त करवा करके मेवाड़ ले जाता है दोस्तों। राज सिंह उसे खुला समर्थन देता है और केलवा की जागीर भी प्रदान करता है। राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जय सिंह आता है जो औरंगजेब से संधि कर लेता है, इसलिए अजीत सिंह को समर्थन देना बंद कर देता है दोस्तों। मेवाड़ से हटने के बाद में अजीत सिंह को सिरोही में कालिंदी नामक स्थान पर रखा जाता है। 3 मार्च 1707 को औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अजीत सिंह जो है शाही अधिकारी जफर कुली को निकाल कर 12 मार्च 1707 को जोधपुर पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। 1707 को अधिकार उसका जोधपुर पर हो जाता है। अजीत सिंह 1715 में अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह बादशाह फर्रुखसियार के साथ में करता है। इतने भी किया था। 23 जून 1724 को पुत्र बख्श सिंह द्वारा धोखे से अजीत सिंह की हत्या कर दी जाती थी। उसकी भी हत्या अपने ही पुत्र के द्वारा की गई थी दोस्तों। दुर्गादास को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। कर्नल टोड इसे राठौड़ों का यूलिसेस भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अभय सिंह के विषय में। तो अभय सिंह जो जाना जाता है खिजड़ली आंदोलन के लिए। खिजड़ली आंदोलन अभय सिंह के समय में हुआ था। बिश्नोई संप्रदाय के 363 कोई कम ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों शहीद हो गए थे, जो पुरुष और महिलाएं हैं। इसे खिजड़ली आंदोलन या चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। जब ये किला बनाया जा रहा था तो उसके लिए जो है चूने को जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, इसलिए जंगल काटे जा रहे थे। इसलिए ये जो है अमृता देवी है यहाँ पर आंदोलन करती हैं और इसीलिए ये शहीद भी हो जाते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं बख्श सिंह की। बख्श सिंह जो है अभय सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह जोधपुर का शासक बनता है, किंतु बख्श सिंह राम सिंह को पराजित करता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। विजय सिंह की बात करें, अभय सिंह के बाद में राम सिंह ने मराठों की सहायता ली और परिणाम स्वरूप जयप्पा सिंधिया जो है जोधपुर पर आक्रमण करता है और 1754 में मेड़ता के समीप विजय सिंह को पराजित करता है। पराजित विजय सिंह नागौर में शरण लेता है, लेकिन मराठों के द्वारा नागौर को घेर लेने पर विजय सिंह जो है धोखे से जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा देता है दोस्तों। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं है दोस्तों। प्रश्न बहुत ही कम आने की संभावना है इसमें से, लेकिन फिर भी हम इसे मोटे तौर पर पढ़ लेते हैं। इस हत्या से नाराज मराठा सेना भयंकर आक्रमण से पराजित विजय सिंह को 1756 में सभी शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं। जब विजय सिंह पराजित हो जाता है मराठा सेना से तो सारी शर्तें स्वीकार कर लेता है संधि की, और अजमेर मराठों को और जालोर सहित आधा मारवाड़ राज्य उसे जो है राम सिंह को देना पड़ता है दोस्तों। 1772 में राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। मान सिंह की बात करते हैं दोस्तों। 1803 से 1843 तक का टाइम है ये। कृष्णा कुमारी विवाद ये हमने पढ़ा था दोस्तों। इसके कारण जो है गंगोली का युद्ध हुआ था। मान सिंह को गंगोली के युद्ध में पराजित किया गया था दोस्तों। मान सिंह जो है 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर लेता है। उसके बाद में जो है अंग्रेजों का कार्यक्रम चलता रहता है। ये नाथ संप्रदाय के देवनाथ को अपना गुरु बनाते हैं और जोधपुर में नाथ संप्रदाय के प्रधान मंदिर महामंदिर का निर्माण जो है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। ये राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रधान केंद्र है। बांकीदास इनके समय के दरबारी कवि हुआ करते थे। फिर हम बात कर लेते हैं बीकानेर के राठौड़ों के विषय में। राव बीका इनके संस्थापक मानते हैं। ये जोधपुर के राव जोधा के 5वें पुत्र थे और नाम था इनका राव बीका। 1465 में करनी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में दूसरे राठौड़ राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जिसे हम बीकानेर कहते हैं। राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। इससे पूर्व यह स्थान राती घाटी के नाम से जाना जाता था। बीकानेर के पुराने किले का निर्माण भी बीका के द्वारा करवाया गया था, जिसे बीका जी की टेकरी कहते हैं। इनकी आरंभिक राजधानी जो थी वो थी कोडम देसर। फिर इंपोर्टेड शासक कहते हैं हमारे लूणकरण। इसने एक कस्बा बसाया जिसे हम लूणकरणसर के नाम से जानते हैं और झील का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। इनके समय में ढोसी का युद्ध होता है, जिसमें नारनौल नवाब अभिमीरा से लड़ते हुए लूणकरण की मृत्यु हो जाती है। राव जेत सिंह की बात करते हैं। 1526 से 42 का टाइम है इनका। 26 अक्टूबर 1534 को रात्रि को युद्ध होता है कामरान
के साथ में, और रात्रि को युद्ध में कामरान को परास्त कर बीकानेर दुर्ग पर ये अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में कामरान के अधिकार से बटनेर दुर्ग भी छीन लिया जाता है दोस्तों। जेतसी जो है राणा सांगा का साथ देने के जेतसी ने राणा सांगा का साथ देने के लिए कल्याणमल को खानवा के युद्ध में भी भेजा था। ये हमने खानवा के युद्ध के समय में भी डिस्कस किया था। 1542 में साहिबा के युद्ध में राव मालदेव से युद्ध करते हुए 26 फरवरी 1542 को इनकी मृत्यु हो जाती है और बीकानेर पर राव मालदेव का अधिकार हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले साहिबा या पाहिबा के युद्ध के विषय में मालदेव के संबंध में बात की थी दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में राव कल्याणमल आता है। इनके समय में हुआ था गिरी सुमेल युद्ध। अपने पिता जेतसी की मृत्यु का बदला लेने के लिए राव मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी का साथ देता है इसमें, इसलिए ये एक निर्णायक युद्ध भी माना जाता है। और इसी 25 सितंबर 1574 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। फिर आते हैं महाराजा राय सिंह बीकानेरी। 1574 से 1612 तक का इनका टाइम है। चंद्र सिंह राठौड़ के जोधपुर से पलायन के पश्चात अकबर ने इन्हें प्रशासक नियुक्त किया था दोस्तों। हमने अभी पढ़ा भी था, चंद्र सिंह जब यहाँ से चला जाता है, जोधपुर से निकल जाता है, तो फिर अकबर जो है इसे प्रशासक नियुक्त करते हैं। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनके दरबारी कवि थे जयसोम। राय सिंह बीकानेरी के काल में बीकानेरी चित्रकला का खूब विकास होता है, आरंभ भी होता है। इसी समय का जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वो है भागवत पुराण। 22 जनवरी 1612 को बुरहानपुर एमपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कर्ण सिंह राठौड़ की बात करें, मतीरे की राड़ में अभी हमने पढ़ा था, अमर सिंह के साथ में इनका युद्ध होता है दोस्तों। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का पक्ष लेते हुए पदम सिंह और केसरी सिंह को ये भेजते हैं दोस्तों। इसके बाद में महाराजा अनूप सिंह राठौड़ का टाइम आता है। अनुपोदय गीत गोविंद पर इनके द्वारा टीका लिखी गई थी। इसके बाद में ये देखिए मुगलाधीन हो चुके थे और धीरे धीरे जो है अपना कार्यभार संभाल रहे थे। सूरत सिंह राठौड़ जो है 1805 में मंगलवार को बटनेर पर विजय प्राप्त करता है। अभी हमने जिसकी बात भी की थी, क्योंकि ये देखिए सूरत सिंह के द्वारा जीता गया था और दिन था मंगलवार का, इसलिए बटनेर का नाम जो है वो हनुमानगढ़ किया जाता है। अभी हमने पीछे एक युद्ध के अंदर बात की थी कि बटनेर जो है उसका नाम बदल करके हनुमानगढ़ किया जाता है दोस्तों। तो 1805 की ही बात है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं महाराजा रतन सिंह राठौड़ के विषय में। 1828 से 1851 का टाइम है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था तो इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। गया बैठक ये 1828 की है। इसके अध्यक्ष रतन सिंह राठौड़ थे। इसमें राजपूत सरदारों ने कन्या वध न करने का डिसीजन लिया था। अच्छे फैक्ट हैं, पूछा जा सकता है दोस्तों। महाराजा डूंगर सिंह राठौड़ 1872 से 1887 का समय है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में 800 लड़ाकू ऊंटों के सैन्य टुकड़े सहित जो है इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद में दोस्तों महाराजा गंगा सिंह राठौड़ का नाम सभी ने सुना ही होगा। गंगा रिसाला क्या थी, तो गंगा सिंह द्वारा स्थापित की गई ऊंटों की एक सैन्य टुकड़ी थी दोस्तों। इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था दोनों विश्व युद्धों में और वर्साई की संधि में उपस्थित थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के ये व्यक्ति थे। ब्रिटिश राज में गंगा सिंह का प्रभाव इतना था कि बीकानेर में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति ही नहीं की गई थी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना अहम इनका किरदार था अंग्रेजों के साथ में। 1921 से 26 में नरेंद्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे थे। अंग्रेजों द्वारा प्राप्त हेलीकॉप्टर जूनागढ़ में स्थापित किया गया है दोस्तों। पिता लाल सिंह की याद में इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण भी करवाया था। गंग नहर का शिलान्यास 5 दिसंबर 1925 को इनके द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड एल्विन के द्वारा किया गया था। यह भारत की पहली सिंचाई परियोजना थी। इसमें क्या हुआ, गंगा सिंह के द्वारा सतलज का पानी राजस्थान में लेकर के आया जाता है। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पेरिस के नक्शे के आधार पर जो है गंगा नगर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ की बात करते हैं दोस्तों। ये अंतिम नरेश थे बीकानेर शासन के दोस्तों। इसके बाद में किशनगढ़ के राठौड़ों की भी बात कर लेते हैं। ये राठौड़ों की तीसरी रियासत हुआ करती थी। किशन सिंह जो है जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी दोस्तों।
तो दोस्तों ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमें परीक्षा की दृष्टि से इस समय जो दोहराने के लिए या रिवीजन के लिए कहीं या फिर पढ़ने के लिए जो ज़रूरी बातें थी वो सारी हमने देख ली है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम देखिए राठौड़ वंश के बाद में जो बचता है हमारा कछवाहा वंश है उसके विषय में बात करेंगे और जल्दी ही अपने इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई सिलेबस के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।